कि वो एनसीईआरटी पढ़ते हैं और उसको पढ़ के भूल जाते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स बच्चों के अराउंड रहती है। आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी के अराउंड है और वो और ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड होता जा रहा है। मैं खुद पर्सनली मानता हूं कि टुकड़ों में पढ़ लो और फिर जब चैप्टर खत्म हो जाए फिर एक साथ पढ़ लो। ऐसे लाइन मार्क करते हुए चलते हैं कि यार ठीक है, ऐसे मार्क करते हुए चलेंगे। लाइन हम क्यों मार्क करते हैं? क्या रीजन है? लाइन हमें पेंसिल घिसने में मजा आता है? नहीं। हेलो एवरीवन, बेटा एक छोटा सा सेशन है जिससे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एनसीईआरटी को हम कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से डील करेंगे। और उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर करता हूं, इस सेशन में मैं आपको कुछ डीप बातें ऐसी बताऊंगा जिसको आपने ध्यान रखना है और उससे आपको इंप्रूवमेंट जरूर मिलेगी। आज आप इस सेशन को देखने के बाद उसको अप्लाई करेंगे कम से कम 2 वीक तक। उसके बाद आप मुझे चैट में रिपीट इस वीडियो में जरूर बताएंगे कमेंट करके कि सर हमें बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी प्रॉब्लम से। एनसीईआरटी बेटा आपके नीट के एग्जाम के लिए एक ऐसी बुक है जो सब बच्चे कर रहे हैं, सारे टीचर्स इस पे फोकस भी कर रहे हैं, सभी लोग इसकी इंपॉर्टेंस बता भी रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर एज अ स्टूडेंट आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में कुछ प्रॉब्लम्स रहती है एनसीईआरटी को लेके। उनमें से मेजर प्रॉब्लम है कि हमें कौन सी लाइन एनसीईआरटी की याद रखनी है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम है कि एनसीईआरटी को कितनी बार रीड करें कि हमें याद रहे। तीसरी प्रॉब्लम यह है कि क्या हमें एग्जाम के टाइम पर भी एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या हमें उस समय भी एनसीईआरटी को भी पढ़ना है। और फोर्थ प्रॉब्लम जो बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं कि वो एनसीईआरटी पढ़ते हैं और उसको पढ़ के भूल जाते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स बच्चों के अराउंड रहती है, तो उसको क्या हम एक सही गाइडेंस वीडियो के थ्रू कुछ कम कर सकते हैं, कुछ सॉल्व कर सकते हैं? एक ईमानदार कोशिश है इसकी तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर आप मेरे पास आए कि सर एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे क्या होगा कि तुम्हें बेटा एनसीईआरटी पढ़ना ही क्यों है? मान लो मैं आपसे पूछूं कि तुम्हें एनसीईआरटी क्यों पढ़नी, क्या कारण है? आपका आंसर होना चाहिए क्योंकि सर नीट में एनसीईआरटी आती है, एक आंसर तो ये होगा। दूसरा जो सबसे जरूरी आंसर ये है बेटा कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी के अराउंड है और वो और ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड होता जा रहा है। तीसरा ये इसका सॉल्यूशन है या आंसर हो सकता है जो मैं फील करता हूं एज अ टीचर कि क्या हो रहा है कि कंटेंट तो एनसीईआरटी बेस्ड होता जा रहा है, बहुत सारे टीचर्स ट्राई भी करते हैं और लिखवाते भी हैं कि वो पूरा का पूरा नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड लिखवाएं, पर कुछ चीजें कई बार मिस हो जाती है, कई बार चीजें आ जाती हैं पर उसकी लैंग्वेज मिस हो जाती है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि मैं अगर आपको इतना लिखवाता हूं तो उसमें से इतना याद रहता है। अगर मैं एनसीईआरटी के कंटेंट में से कुछ मिस भी कर देता हूं तो अगर आप एनसीईआरटी रीड कर लेते हो खुद से तो वो कंटेंट कवर हो जाता है। तो एनसीईआरटी रीड करने का अगर मेरे से रीजन पूछोगे, पहला आपका एग्जाम एनसीईआरटी बेस्ड हो गया इसलिए एनसीईआरटी पढ़नी है, कंटेंट सारा एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है। और तीसरा रीजन क्या है, इवन दो सारे टीचर्स कोशिश करते हैं कि सब कुछ लिखवा दें, ऐसे बहुत से लोग हैं, है ना, मैं भी ट्राई करता हूं, पर कुछ ऐसी लाइनें कई बार रह जाती हैं जिसको हम एनसीईआरटी से पढ़ें तो हो जाता है। क्या सर हम वो लाइन खोजा करें? नहीं, आपकी नजर में वो अपने आप आ जाएगी अगर आप किसी टीचर के नोट्स को फॉलो करते हो। तो सबसे पहले आपको मैंने ये क्लियर किया कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी क्यों है। अब दूसरा बड़ा सवाल आपके मन में ये आता है कि यार एनसीईआरटी जो है ना उसको रीड कब करना है। जैसे मतलब अलग अलग अप्रोच है। एक अप्रोच ये है कि मान लो इस चैप्टर के 8 लेक्चर हैं, क्या मैं पूरे 8 कंप्लीट करने के बाद एक साथ एनसीईआरटी पढ़ूं? एक अप्रोच तो ये है। दूसरी अप्रोच ये है कि मैं जो पार्ट आज मैंने लेक्चर देखा है क्या मैं सिर्फ उसकी उतने की एनसीईआरटी पढ़ूं? इन दोनों अप्रोच में डिफरेंस क्या मैं बता देता हूं। अगर आप वो 8 लेक्चर कुछ ही दिनों में देखते हो, कुछ ही दिनों का मतलब होता है बहुत कम समय में देखते हो, तो पूरा चैप्टर कंप्लीट करके भी आप एनसीईआरटी एक साथ रीड करो चल जाएगा। लेकिन जब लेक्चर्स में बहुत गैप होता है तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, जितना आप पार्ट पढ़ो उसकी एनसीईआरटी उसी दिन रीड कर लो और जब चैप्टर कंप्लीट हो उसके बाद फिर से रीड कर लो। अप्रोच दोनों ठीक है पर डिपेंड करता है आपकी नीड क्या है। कई बच्चे जिनका मतलब
थर्ड ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप होता है या 500 मार्क्स होते हैं, वो पूरा चैप्टर एक साथ कंप्लीट कर लेते हैं, मान लो वीडियोस को 2x पे देखकर, फिर वो एक साथ पढ़ते हैं। एक तरीका ये भी होता है। कुछ बच्चे जो क्लास 11th में है, पहली बार लेक्चर देख रहे हैं, तो उनके लिए ये अप्रोच रहती है कि यार वो थोड़ा थोड़ा पार्ट एनसीईआरटी का पढ़ते चलते हैं और उसके बाद वो इकट्ठे सारी की सारी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। दोनों अप्रोच ठीक है। मैं खुद पर्सनली मानता हूं कि टुकड़ों में पढ़ लो और फिर जब चैप्टर खत्म हो जाए फिर एक साथ पढ़ लो। तो मैंने दो बड़े सवाल का जवाब आपको दे दिया कि एनसीईआरटी पढ़नी क्यों है और एनसीईआरटी कब पढ़नी है, क्योंकि यह बहुत जरूरी कि पढ़नी कब है ना। बेस्ट तो यह है कि भाई चैप्टर खत्म हुआ तब पढ़ रहे हैं, क्योंकि चीजें आपस में जुड़ेंगी। लेकिन एक चीज और ध्यान रखो ना बेटा, अगर चैप्टर मान लो 15-20 दिन चल रहा है, तो वो छोटे छोटे पार्ट की अगर आप पढ़ते चलोगे तो थोड़ी थोड़ी क्लियरिटी आपको वहां भी होती रहेगी, फिर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो एक तरीका ये हो सकता है। अब हम आगे की बात करते हैं बेटा। जो सबसे जरूरी सवाल है, एनसीईआरटी पढ़नी कैसे, किस तरीके से रीड करनी है। मान लो मैं आपको कोई एक पेज दे देता हूं, ये पेज है एनसीईआरटी का, तो आपको कैसे पढ़नी है। जैसे बहुत सारे बच्चे मतलब क्या करते हैं, ऐसे लाइन मार्क करते हुए चलते हैं कि यार ठीक है ऐसे मार्क करते हुए चलेंगे। लाइन हम क्यों मार्क करते हैं, क्या रीजन है? लाइन हमें पेंसिल घिसने में मजा आता है? नहीं, लाइन हम इसलिए मार्क करते हैं क्योंकि जब हम किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं, हम लिख नहीं रहे होते, तो पढ़ते वक्त हमारा ध्यान बहुत ज्यादा भटकता है। अगर हम पेंसिल मार्क करते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है। पहला रीजन ये हो सकता है। दूसरा, हम क्या करते हैं, मार्क वो करते हैं जो इंपॉर्टेंट लाइंस होती है। यहां पर क्या होता है, बच्चों की हैबिट होती है कि आंख बंद करके कुछ भी फॉलो कर लो। उसने कहा, टॉपर ने बोला मैं मार्क करता था, तो चलो मार्क करते हैं। भाई वो मार्क करता था पढ़ते वक्त, तूने आंख बंद करके। मैं वही तो बोल रहा हूं, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे क्या हैं, वो सिर्फ फॉलोवर बनना चाहते हैं, वो ये नहीं समझना चाहते कि कारण क्या था। इसलिए मैं बोलता हूं कि पहले सुना करो ध्यान से, अपने दिमाग को भी लगाओ। मार्क इसलिए किया जाता है कि आपकी कंसंट्रेशन बढ़े, आपका ध्यान उस तरफ ज्यादा रहे। दूसरा, मार्क्स वो लाइन की जाती हैं, जैसे कुछ बच्चे पेंसिल से पूरा मार्क कर लेते हैं और उन लाइनों को हाईलाइट कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले, अगर आप मार्क करते हैं तो भी ठीक है, मार्क नहीं करते तो भी ठीक है। मार्क वो बच्चे जरूर करें जिनकी कंसंट्रेशन लेवल कम होती है, पेंसिल से धीरे धीरे मार्क करते हुए पढ़ें ताकि कोई लाइन मिस ना हो जाए। दूसरा, हाईलाइट किन लाइंस को करना है ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि सर ये मार्क वाली बात तो हमें समझ में आ गई, हम क्यों करते हैं। अब इसमें से हाईलाइट कौन सी करनी है, तो मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं। जैसे मान लो ये पूरा पैराग्राफ है, इसमें लिखा हुआ है, in the 5 kingdom classification of Whittaker, there is no mention of lichens, some acellular organism like virus, viroids, prions। तो जब आप कोई चीज पढ़ते हो ना, उसमें एक तो आपको मिलती है इंफॉर्मेशन। तो हमें सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन मिली कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किनका मेंशन नहीं था, इनका मेंशन नहीं था, इन लोगों का। तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गई। ये क्या हो गई, एक इंफॉर्मेशन हो गई। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले आपको क्या मार्क करनी पड़ सकती है, इंफॉर्मेशन, हाईलाइट, ये हमारे क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्या हो सकता है कि जैसे ये है, हु ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड इल इफेक्ट ऑफ कॉमन फ्लूड, ये लाइन क्वेश्चन नहीं बनाएगी क्योंकि बहुत ज्यादा जनरल लाइन है। क्लियर, बहुत ज्यादा जनरल लाइन है। अब यहां पर आ जाते हैं, व्हाट अफेक्ट वायरस कैन हैव ऑन अस इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट विद अस our condition, virus did not find a place in classification since they are not। अब यहां पर मुझे क्या मिला, मुझे एक रीजन मिला, कोई किसी स्टेटमेंट का रीजन मिला। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो क्या क्या चीजें देखनी है, पहला आपने कोई इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करना है, कोई रीजन दे रखा है, कोई रीजन दे रखा है, और जैसे वायरस के कुछ फीचर दे रखे हैं। जैसे वायरस के बारे में दे रखा है, दे आर नॉन सेलुलर, ये एक फीचर है। उसके बाद इनर्ट क्रिस्टलाइन, ये एक फीचर है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो जब आप पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ते वक्त एक तो आप लाइनें लगाते हैं ताकि आपकी कंसंट्रेशन बढ़े। दूसरा आपने क्या करना है, बेटा, दूसरा आपने ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी में मार्क करने हैं क्या, कोई कॉन्सेप्ट आपको मिल जाए, मतलब कोई इंफॉर्मेशन टाइप का कॉन्सेप्ट मिल जाए, कोई रीजन मिल जाए, कोई इंपॉर्टेंट डाटा, इनको आप हाईलाइट करते हुए चलो। पर मैं यहां पर एक चीज फिर ऐड करूंगा,
एनसीईआरटी पढ़ते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि आपको एनसीईआरटी समझ आ रही हो। ठीक है, तो अगर मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, एनसीईआरटी हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि एग्जाम एनसीईआरटी से आ रहा है। एनसीईआरटी पढ़नी कब है मैंने ये भी बता दिया आपको। एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है? लाइनें आपने तभी मार्क करनी है जब आपका कंसंट्रेशन नहीं बनता है, आप मार्क करते हैं। उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको खुद हाईलाइट करना है। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा इंपॉर्टेंट है? अगर आप चैप्टर पढ़ के और टॉपिक पढ़ के करते हो तो जो टीचर ने लिखवाए थे वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, उसके अलावा कोई और मिल जाता है उसको मार्क कर लो। मेरी बात समझ में आई? आपको धीरे धीरे खुद अपने आप पता चलने लगता है। जब आप एक चैप्टर की करते हो तो आपको अपने आप पता चलेगा ये लाइनें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं एक चीज। हमारे पास क्या होता है बेटा, कुछ ऐसे मिथ भी हैं एनसीईआरटी में। हमें सारी लाइनें याद कर ली है। कुछ टीचर कहते हैं रट जाओ, इसको घोल के पी जाओ। क्या सारी लाइनें एनसीईआरटी की याद करनी है? मुझे नहीं लगता कोई कर सकता है। मैं अपनी पर्सनली बता रहा हूं, मुझे बहुत याद है, मुझे भी सारी लाइनें याद नहीं है। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि डीप एनसीईआरटी का मतलब होता है कि इज लिख, ऑन, नॉट, ओनली, ये वाले शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मानता हूं, लेकिन वो कोई लॉजिक बना रहे हो। ऐसा नहीं है कि इज, ऑन, एम कुछ भी लिखा और वो अगर लॉजिक नहीं बना रहा, लाइन इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखो इस बात को। अगर कोई इंफॉर्मेशन का कोई लॉजिक बन रहा है तभी वो लाइन डीप इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और सारा डाटा हमें याद करना ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी, उसमें बहुत सारा ऐसा डाटा लिखा हुआ है जैसे ट्रॉपिकल एरिया में नंबर ऑफ स्पीशीज लिखी हुई है, वो कभी नहीं आएगा। ऐसे एग्जैक्ट नंबर नहीं आता है क्योंकि चीजें बदलती रहती है। तो डाटा आपको याद करना है पर सारा नहीं करना होता, क्योंकि सारा आप कर भी नहीं सकते। सारा डाटा का मतलब पूरा ऐसा का ऐसा डाटा, जैसे फॉर एग्जांपल बायोमॉलिक्यूल में अर्थ क्रस्ट में एग्जैक्ट परसेंटेज दे रखी है, क्या उतनी डीप परसेंटेज शायद नहीं पूछ सकता बेटा, क्योंकि उतनी किसी को याद नहीं रहेगी। मेरी बात अर्थ की कह रहा हूं, अर्थ की, मिनरल्स की। तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि क्या सारी लाइनें रट दूं? नहीं। क्या डीप एनसीईआरटी का मतलब सिर्फ ये है कि हमने क्या नाम है इज, एम, आर तक को याद रखा हुआ? बिल्कुल नहीं है। क्या सारा डाटा रट दे? नहीं, तुम्हें धीरे धीरे क्वेश्चन से आइडिया हो जाएगा। और एनसीईआरटी आपकी तैयार है कि नहीं, ये क्वेश्चन से पता चलता है। मैं आपको एक एग्जांपल से क्वेश्चंस कराता हूं तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये मान लो स्टिलने शोड दैट वायरस शुड बी कुड बी क्रिस्टलाइज। अब ये चारों लाइनें क्या है एनसीईआरटी से। अब मुझे देखना कि उन्होंने कैसे उठाई है। जैसे मान लो एक ये उठा ली, इन्हें इवेनवोस्की की उठा ली, ठीक है। अच्छा, कॉन्टेजम वाइवम फ्लूडम उठा लिया, देखो आप खुद से देखो, इन्होंने कॉन्टेजम वाइवम फ्लूडम बेजर्निक उठा लिया। क्रिस्टलाइज वाला स्टेटमेंट उठा लिया, देखो यहां देखो बेटा, क्रिस्टलाइज किसने किया, ये एक स्टेटमेंट उठा ली। वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, ये वाली स्टेटमेंट उठा ली इन्होंने। आप खुद से देखिए, वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, और ये किसने किया है? स्टेलने ने दिया है। तो इन्होंने लाइनें एग्जैक्ट उठाई हैं कुछ, है ना, एग्जैक्ट लाइनें उठाई हैं। तो क्वेश्चन क्या आता है, कई बार ये डायरेक्ट लाइनें उठाते हैं। अब देखो, अब ये वायरॉइड वाला ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये लाइन भी तो एनसीईआरटी में दे रखी है वायरॉइड को लेके। आप देखिए खुद से, वायरॉइड को लेके एनसीईआरटी ने खुद भी ये लाइनें दे रखी हैं। तो ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन गलत है। तो एनसीईआरटी बेस्ड जो डाटा आता है ना आपका, आप हमेशा याद रखना बेटा, एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनमें वो क्या करते हैं, डायरेक्ट लाइंस यूज करते हैं, उनमें बहुत बड़ी मॉडिफिकेशन नहीं करते। जब वो मॉडिफिकेशन करते हैं ना, उस स्टेटमेंट को रॉन्ग करके करते हैं, नॉर्मली उसको बहुत ज्यादा ट्विस्ट नहीं करते, ये हमारा मानना है। क्लियर है? तो आपने एनसीईआरटी को इसी तरीके से पढ़ना है कि आपको वो समझ आ रही हो। आपको ऐसे नहीं करना कि आपको एनसीईआरटी समझ ही नहीं आ रही, आप सिर्फ रीड करते जा रहे हो। क्लियर है? जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, वायरस हैव, अब ये देखो, वायरस हैव बोथ डीएनए आरएनए, डीएनए, अब देखो बोथ डीएनए आरएनए, इसके लिए जरा देखो, अब यहां पर इंफॉर्मेशन है आइदर डीएनए आरएनए, है कि नहीं बताओ? यहां तो इंफॉर्मेशन है ना आइदर डीएनए आरएनए, और ये कह रहा है कि नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए आरएनए। अब क्वेश्चन ये आया है कि वायरस में क्या होता है। अब तो ये आंसर नहीं है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब ये वाली जो दो बातें हैं ना, ये तो कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, कॉन्सेप्ट है। अब डीएनए एनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोड, ये आंसर है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यहां पर एक बच्चा कह सकता है सर ये दोनों एनसीईआरटी के बाहर की बातें लिंक नहीं हो रही हैं,
या है तो एनसीईआरटी में, अलग अलग जगह से उठा दिया। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, एनसीईआरटी वही बच्चा पढ़े जिसको कॉन्सेप्ट लेक्चर के आते हैं। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, कॉन्सेप्ट पढ़ के एनसीईआरटी स्ट्रांग होगी, दिमाग में बैठाओ। तो एज अ टीचर मैंने आपको समझाया होगा लेक्चर में अगर अच्छे से कि डायग्राम के थ्रू कि वायरस के अंदर डीएनए आरएनए दोनों एक साथ क्यों नहीं हो सकता, तो तुम्हारे दिमाग में ये बात याद रहेगी कि वायरस के बारे में ये बातें हैं, और जब तुम एनसीईआरटी रीड करोगे वो दिमाग में प्रिंट हो जाएगी। इस तरीके से एनसीईआरटी पढ़नी होती है। एनसीईआरटी ऐसा नहीं होता है कि आपको सिर्फ रीड करनी है। आप में से बहुत सारे बच्चे गलत लेते हैं इसे, उन्हें ऐसा लगता है एनसीईआरटी सिर्फ रीड करने से काम होगा। नहीं, ये प्योर कॉन्सेप्ट है कि भाई वायरस में प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस क्रोमोसोम होता नहीं है, वायरस सेल ही नहीं है, और अब इन दोनों में से देख लो क्या हो सकता है, बोथ डीएनए आरएनए नहीं हो सकता। ये एनसीईआरटी की लाइन भी है और कॉन्सेप्ट भी है। तो एनसीईआरटी की बहुत सारी लाइनों के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। डायरेक्ट कैसे आते हैं? कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा। मैं क्वेश्चन और दिखाता हूं आपको, अगर मुझे मिल जाए। जैसे ये क्वेश्चन है, अब यहां पर क्या दे रखा है, इसने बोला इनकरेक्टली मैच। अब ये सारी चीजें जैसे स्टार्च हो गया, फ्यूकोजेंथिन हो गया, मैनिटोल हो गया, फ्लोरिडियन स्टार्च, ये प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है। अब यहां पर देखो, स्टार्च, मैनिटोल, फ्यूकोजेंथिन, फ्लोरिडियन स्टार्च, ये फीचर हो गए। अब ये किसमें दे रखे हैं? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी में दे रखे हैं। अब हमारे पास एनसीईआरटी ने इन एल्गीज के एग्जाम्पल अलग जगह दे रखे। तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आपने लेक्चर्स नहीं देखे, सिर्फ एनसीईआरटी रीड करी और अक्रॉस चीजें याद हैं? नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है जो मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, आपको एनसीईआरटी टॉपिक कवर होने के बाद, एक टॉपिक आपने पूरा किया तब पढ़नी है, जो टॉपिक आपको याद हो गया है लेक्चर के थ्रू या नोट्स के थ्रू, आपको अच्छा समझ आ गया है, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़नी और एनसीईआरटी को इम्बाइब करना है। इम्बाइब समझ में आता है? वो आपके अंदर जानी चाहिए, एनसीईआरटी की लाइनें आपको समझ आनी चाहिए। अगर वो समझ नहीं आई तो कोई फायदा नहीं एनसीईआरटी पढ़ने का, चाहे तू 50 रीडिंग कर ले। अच्छी 4-5 रीडिंग एनसीईआरटी की डीप हो जाती है अपने आप, अगर तुम्हें समझ आ रहा होता है। और जो लोग बोलते हैं ना इस बात को कि सर मैंने एनसीईआरटी फिर पढ़ी, मुझे नया मिल गया, क्यों? क्योंकि पहली बार में जितनी उसको लाइनें समझ में आई थी, इस बार उसको 2 लाइन एक्स्ट्रा समझ आई उतने में से ही। तो जितनी बार आप रीड करोगे नया क्यों मिलता है? क्योंकि आपको थोड़ी और समझ बढ़ती है। और ये तभी पॉसिबल है जब आपने लेक्चर्स वगैरह को अच्छे से प्रॉपरली देख रखा हो। तो आप में से जिन बच्चों को कुछ गलत फहमी है एनसीईआरटी को लेके, मैं एक बार समराइज कर रहा हूं ताकि चीजें बन जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको सही से बता दूं। जैसे ये जामा कब कहां मिलता है, अब यहां लिवरवर्ट में जामा दे रखा है, डायरेक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो क्या क्या समरी है आज की बात पे? सबसे पहली समरी, रीड एनसीईआरटी ओनली व्हेन यू नो द कॉन्सेप्ट। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट कहीं से पढ़ा है, लेक्चर देखे हैं या नोट्स रिवाइज किया है, तभी एनसीईआरटी पढ़ें। प्लीज उससे पहले ना पढ़ें। एनसीईआरटी पढ़ के कॉन्सेप्ट बनाना मुश्किल है, क्योंकि एनसीईआरटी को समराइज करके लिखा हुआ है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। इसका मतलब आप लेक्चर देखेंगे या नोट्स रिवाइज करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे। सर मेरे 550 नंबर थे, डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ लूं, फिर गलती कर रहा है, क्योंकि हो सकता है तेरे कहीं पे कॉन्सेप्ट वीक हो। या तो नोट्स देख ले या लेक्चर देख ले, ठीक है। ट्राई टू रीड स्लो इनिशियली। शुरुआत में एनसीईआरटी को पहली रीडिंग स्लो रखो, ताकि आप क्या करो, फोकस करो वो क्या बोलना चाह रहा है, बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। पहली रीडिंग में फैक्ट्स मत रटने की कोशिश करो, याद नहीं होते हैं। डाटा पहली रीडिंग में याद नहीं होगा। पहली रीडिंग में तुम्हें एनसीईआरटी सिर्फ समझ आती है। क्या आती है? सिर्फ समझ आती है। तो पहली रीडिंग में समझ लाने की कोशिश करो। उसके बाद जब मल्टीपल रीडिंग करोगे ना, तो वो डाटा याद करवा देगा। क्लियर है? उसके बाद ये भी कर सकते हो कि एक पेज पर डाटा अलग से लिख के रख लो, उसको याद कर लो। पर एनसीईआरटी को पढ़ के समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना समझे एनसीईआरटी लंबे समय तक याद नहीं रहेगी। तीसरा है, ओवर हाईलाइट मत करो। बहुत सारे बच्चे सारी लाइनें लाल पीली कर देते हैं, उसकी जरूरत नहीं होती। धीरे धीरे तुम्हें अपने आप समझ आ जाता है कितनी इंपॉर्टेंट है। जितनी तुमने मार्क करी उतनी ही इंपॉर्टेंट। सर उसके बाहर से आ गया, बेटा बाहर से तो वो कुछ भी आ सकता है।
तुझे धीरे धीरे अपने आप इंपॉर्टेंस पता चलती जाती है। जैसे जैसे तू टेस्ट देता है, मान ले कोई टॉपिक तेरा तूने हाईलाइट नहीं किया, वो टेस्ट में आ गया, तुझे लगा यार ये लाइन मिस हो गई, मार्क कर ले। इसलिए हम कहते हैं कि टेस्ट जो है तुम्हारे नोट्स और एनसीईआरटी की समझ दोनों को एनरिच करेंगे। लेकिन कुछ लोगों को लाल पीली कर देने की आदत है, वैसे ना करना, ठीक है। फोर्थ है, ट्राई टू कीप योर लेक्चर्स और लर्निंग फ्रॉम कोचिंग और स्कूल अराउंड एनसीईआरटी। मतलब मेरा यह मानना है कि आप XYZ कहीं से भी पढ़ते हैं, स्कूल में तो आप नहीं बदलाव कर सकते, लेकिन XYZ कहीं से भी पढ़ते हैं, किसी भी कोचिंग को फॉलो करते हैं, अगर उनके लेक्चर्स या नोट्स एनसीईआरटी से बने हुए हैं, उसके अराउंड है, तो ही आपको फायदा होगा। ये बहुत मुश्किल काम है कि आपके स्कूल में कुछ और पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी कुछ और लिखी है, दोनों आपस में मतलब एक दूसरे के साथ नहीं आ रहा है। क्योंकि ये मैंने एक ये चीज देखी है, आपको भी फील होता है कि जब आप क्लास 11th में थे और स्कूल जाते थे, तो स्कूल का काम अलग होता था, फिर कोचिंग का काम अलग होता था, और फिर आपका सेल्फ स्टडी का काम अलग होता था। उस वजह से आपका कोई काम नहीं हो पाता था दिन भर में। ऐसे ही अगर आपकी कोचिंग में पढ़ाए जाने वाला मटेरियल और आपकी एनसीईआरटी बिल्कुल अलग है या उसमें काफी बड़ा डिफरेंस है, तो आपके सिलेक्शन के चांस घट जाएंगे। जब तक वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रही, लेक्चर आपका आपको एनसीईआरटी समझा दे और फिर जब आप एनसीईआरटी पढ़ो वो दोनों बातें आपस में जुड़ रही हो, तभी सिलेक्शन के चांस बढ़ते हैं। रीजन, इससे समय बचता है, नहीं तो समय बहुत लग जाएगा, क्योंकि कर तो आप लोग ही, मान लो इसने कुछ पढ़ा दिया, इसने कुछ पढ़ा दिया, यहां की भी कुछ फालतू बातें आपको याद है और एनसीईआरटी के मिक्स करके आप कर तो लोगे ही कैसे भी, पर वो समय हो सकता था बच जाता और आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री पे लगा पाते। क्लियर है? सही है, ये चीज समझ में आ रही है? तो हम यहां पे कह रहे हैं एनसीईआरटी शुड सप्लीमेंट थिंग्स नॉट कॉन्ट्राडिक्ट। मतलब एनसीईआरटी आपकी पढ़ी हुई बातों को सपोर्ट करना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। और एक चीज कर देते हैं बेटा हम लोग, हम समय समय पर आपको ये बताते रहेंगे कि एनसीईआरटी में ये बदलाव हो गए हैं, ये चीजें क्वेश्चन आया था उस वक्त गलत थी, ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स हैं। जैसे अभी पोटेशियम आयन का शायद किडनी वाले चैप्टर में कुछ बदलाव किया गया है, पीसीटी या डीसीटी में, वहां देख लेंगे। एक टाइम था मोबाइल इमोबाइल को लेके, सल्फर को लेके बच्चों को डाउट रहता था, वहां देख लेंगे। सेल साइकिल की समरी में लिखा हुआ है क्रोमोसोम डबल होते हैं, वहां देख लेंगे। इस तरह के फैक्ट्स जो थोड़े से मिसलीडिंग है एनसीईआरटी में, उस पर हम बैठे हैं आपको हेल्प करने के लिए। लेकिन जो मैंने ये मतलब लंबा सा लेक्चर बनाया है एक शॉर्ट सेशन बोल के, उसका मेन पर्पस क्या है, तुम्हें सही से गाइड कर दूं कि करना क्या है। मेरी बातों को एक बार फिर से सुन लेना। पहला, एनसीईआरटी पढ़नी नहीं है, समझनी है। एनसीईआरटी समझ लोगे तो याद रहेगी। एनसीईआरटी एकदम लाल पीली नहीं कर देनी, वही मार्क करना है जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पता चलता है टेस्ट देने से, अपने नोट्स के राउंड पढ़ने से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बेटा, आपकी पहली रीडिंग स्लो और डीप होनी चाहिए, जो समझने की तरफ हो। उसके बाद जब एक बार समझ आ जाती है तो मल्टीपल रीडिंग उस चीज को याद करा लेती है। जैसे किसी रास्ते पे अगर आप जाते हैं तो पहली बार ट्रेवल करते हैं तो वो स्लो रहता है, आपको समझ आ रही होती है। दूसरी बार रास्ता याद हो जाता है तो स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। अगर आपने पहली बार ही मैप से ट्रेवल किया था, आपको याद नहीं हुआ, तो दूसरी बार जाओगे कैसे याद रहेगा? पहली बार तो मैप से गए थे। इसका मतलब ये हुआ ना कि एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त अगर दिमाग में ये रखोगे कि 2 घंटे में पढ़ लेनी है, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। एनसीईआरटी समझ आना इंपॉर्टेंट है, समझ के ही पढ़ना एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रयास था आप लोगों के लिए, मैंने काफी सारी बातें करी। अगर अभी भी आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो प्लीज अपने उसमें चैट में मुझे जरूर बताएं। और एक ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी का अभी भी डाउट लोगों का रह गया है, जब तक नहीं बदलती ओल्ड पे स्टिक रहो, पढ़ते रहो। मेरा शायद अपना ये मत है कि शायद ना बदले, मतलब मेरा अपना ये मानना है। बदल जाएगी तो मतलब ये थोड़ी कहूंगा कि मैंने ऐसा नहीं बोला था, ठीक है, पर मेरा ऐसा मानना है शायद नहीं बदले। ठीक है, तो प्लीज जो है वो उसको पढ़ते रहो। चीजें जब आ जाएंगी नोटिफिकेशन में तो हम आपको बता देंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, एक छोटा सा प्रयास है आपके लिए, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करें। बाय।